हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 2025 कुल मिला के बुरी खबरों वाला रहा है। क्या आगे सितंबर तबाही लेके आएगा? नवरात्रि आ रही है, लोगों को जम्मू कश्मीर जाना है, वहाँ जाके माता वैष्णो देवी में मत्था टेकना है। कपाट बंद होते हैं केदारनाथ के, तो उस समय हम देखते हैं कि केदारनाथ में बहुत भीड़ रहती है, पहाड़ी इलाकों में बहुत भीड़ रहती है। देखिए, अभी केदारनाथ है और वैष्णो देवी है, यानी कि आप कठुआ है और जम्मू वगैरह डिवीजन है। सितंबर के आखिर तक तो खतरा बना हुआ है। क्या दिल्ली में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा? क्या जयपुर में भी बादल फट जाएगा? क्या जितने मैदानी इलाके हैं वहां पर भी तबाही आ जाएगी? जयपुर में भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है। तो पटना, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और यहाँ दिल्ली तक, क्योंकि यहाँ यमुना है। तो इन सारे शहरों में बसने वाले जो लोग हैं उनका पलायन शुरू हो जाएगा फिर। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सारे बड़े शहर जो कि समुद्र किनारे बसे हुए हैं, उन्हें लेकर के ये कहा जा रहा है तो ज़्यादा नहीं, अगले 20 से 30 सालों में ये गायब होना शुरू हो जाएंगे। सर्दियां आगे खिसक चुकी हैं, मॉनसून आगे खिसक चुका है। क्या ये पूरा गड़बड़ झाला हो चुका है हमारे सिस्टम में? अब क्या है कि मानसून का विड्रॉल डेट 17 सितंबर कर दिया, यानी कि 17 दिन आगे मानसून बढ़ चुका है ऑलरेडी। केदारनाथ की घटना के बाद तो फिर हमने क्या सीखा? हम कहाँ चेते? हमने कुछ नहीं सीखा। तो क्या भारत में बैठा कोई भी शख्स, आपको कहीं से भी इस वक्त मेरा व्यूवर देख रहा है, वो ये मान के चले कि उसका घर जहां भी बना है वहां मौसम के चलते कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है क्या? तो क्या जैसे सरस्वती नदी तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, क्या वही स्थिति फिर गंगा की भी हो जाएगी, यमुना की भी हो जाएगी? शुरुआती दौर में पानी काफ़ी ज़्यादा आएगा, उसके बाद पानी कम आना शुरू हो जाएगा और फिर आप कह सकते हो कि ये बरसाती नदी बनकर रह जाएंगी। दिल्ली, चेन्नई, सूरत, पटना और भुवनेश्वर में हीट वेव दोगुनी होने की ये बात कर रहे हैं। हीट वेव की जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन बढ़ रही है। क्या हम अपना माइंड मेकअप करके चलें कि मौसम के लिहाज से 26 भी वैसे ही रहेगा, 27 भी वैसे ही रहेगा, 28 भी वैसे ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। मौसम अब डराने लगा है। उत्तराखंड का धराली हो, हिमाचल का कुल्लू हो, जम्मू हो या हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, इस बार मॉनसून हर जगह तबाही लेके आया। एक और बड़ी बात यह है कि मॉनसून अब अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। स्काईमेट की रिपोर्ट आप देख लीजिए, यूएन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, हर तरफ यही बात कही जा रही है। आज पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि ये अब इंसानों को एक तरह से क्रैश लैंडिंग की तरफ आगे ले जा रही है। क्या सतर्क होने का समय आ चुका है? क्या अब भी अगर सतर्क नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी, या बहुत देर वाली अलार्मिंग स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं? सब आज समझेंगे। खासकर इसलिए भी कि क्लाइमेट चेंज भारत जैसे देश, जहां लोगों की बसावट नदियों के किनारे है और जो कृषि प्रधान देश है, वहां और ज्यादा है। शायद इस तबाही का सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर ही पड़े, चाहे भले इसमें हमारा हाथ बहुत कम है। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में है। मैं फटाफट से बोर्डिंग पास भी दे देती हूं। वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट महेश पालावत जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आगे हम इसके ऊपर बात करें कि क्या हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या मॉनसून अब खुशियां लेके नहीं आएगा बल्कि हर बार तबाही ही लेके आएगा। उसके पहले अभी जो आगे के कुछ दिन हैं उनका मैं वेदर फोरकास्ट आपसे समझना चाहूँगी, खासकर इसलिए भी क्योंकि हम देख रहे हैं मॉनसून अब बहुत लंबा खिंच रहा है। जी हाँ। तो क्या आगे सितंबर तबाही लेके आएगा? देखिए, अभी तक जो मानसून है वो उसका भी बहुत ज़्यादा एक तरह से पैटर्न उल्टा सीधा हुआ है, क्योंकि शुरू में जो मानसून समय पर आया उसके बाद हमने देखा कि जो बारिश थी वो काफ़ी अच्छी हुई राजस्थान और गुजरात में। पिछले
7-8 साल से हम देख रहे हैं बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है मध्य प्रदेश में। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी कम है और यहाँ पर जो किसान हैं वो बारिश पे ही निर्भर हैं। तो गंग नहर वगैरह मतलब 1-2 जगह आई है, जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाके कवर किए हैं उसने, गुजरात के कुछ किए हैं, लेकिन ये जो पहला फर्स्ट हाफ था यानी कि जुलाई 15 तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 100% से भी ज़्यादा राजस्थान में बारिश हुई और उस समय फसलों को नुकसान हुआ क्योंकि पानी ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से मौसम सूखा है और काफ़ी बेसब्री से किसान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब वेदर सिस्टम जो बन रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी में बनते हुए मध्य भारत की तरफ आ रहे हैं, तो गुजरात में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है और अगले 3-4 दिनों तक रहेगी, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और जो भी फसलें हैं उनको फिर से नुकसान होगा। और दूसरी तरफ से मुंबई में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है लेकिन अभी तक नहीं हुई वहाँ। अब अगस्त में जो बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 दिन की बात करें तो 666 मिलीमीटर केवल 4 दिन में हुई है, जो कि पूरे अगस्त में 560 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो आज की बात करें तो 185 मिलीमीटर हो गई है और उससे पहले जो हुई थी वो 245 हुई थी 16 तारीख को। आगे की बात अगर हम करते हैं तो मध्य भारत में ही बारिश ज़्यादा होगी। बिहार अभी भी सूखा पड़ा है, जबकि पहले आपने देखा होगा कि 19-20 में जो बाढ़ आती थी आसाम और बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, अब पिछले कुछ सालों से वहाँ सूखा है, यानी मानसून का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। ये क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा? ये मैं सिर्फ मॉनसून के लिए नहीं पूछ रही हूँ सर, हमने ये देखा है कि अब नवंबर पूरा बीत जाता है, हमारे वूलन कपड़े ही नहीं निकलते हैं बाहर, फिर हम देखते हैं कि दिसंबर की बिल्कुल लास्ट जब 30-31 तारीख आने लगती है तब से ठंड पड़नी शुरू होती है। वो पहले कहते थे मकर संक्रांति से ठंड चली जाएगी, अब मकर संक्रांति के बाद मैंने देखा है ठंड और बढ़नी शुरू होती है। तो सर्दियां आगे खिसक चुकी हैं, मॉनसून आगे खिसक चुका है, क्या ये पूरा गड़बड़ झाला हो चुका है हमारे सिस्टम में? देखिए, पहले जो हमने सीजन बनाए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गए। मानसून तो समय पे आ रहा है लेकिन वो आगे तक खिंच रहा है, मतलब कि आप देखेंगे कि अक्टूबर तक भी बारिश होती है, जबकि पहले क्या होता था कि 1 सितंबर से मानसून विड्रॉल शुरू हो जाता था। पिछले 10 साल का अगर डेटा देखें तो उसको उन्होंने क्या करते हैं कि पिछले 50 साल का डेटा लेते हैं और उसके बाद जैसे कि 2019 से ये 2010 से लेकर के 2020 तक का डेटा लिया तो उससे पिछले 10 साल का हटा दिया। तो अब क्या है कि मानसून का विड्रॉल डेट 17 सितंबर कर दिया, यानी कि 17 दिन आगे मानसून बढ़ चुका है ऑलरेडी। ये तो केवल किताबों में है और एक्चुअली अगर आप देखें तो सितंबर में 1 सितंबर से जैसे मानसून विड्रॉ होना चाहिए या मिड से होना चाहिए, लेकिन पूरे सितंबर में बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, जबकि एवरेज रेनफॉल 21 सेंटीमीटर होता है, पूरे 17 सेंटीमीटर के आसपास होता है पूरे भारत का, लेकिन उसमें भी बारिश ज़्यादा होती है। और सर्दी जो पहले क्या होता था कि 5 नवंबर से हमें याद है कि विंटर यूनिफॉर्म स्कूलों में शुरू हो जाती थी। हाँ। अब नवंबर में तो बिल्कुल भी आप कभी कभी देखते हैं कि पंखे चल रहे होते हैं नॉर्थ इंडिया में भी, और उसके बाद जो सर्दियां हैं वो भी दिसंबर में इस बार नहीं पड़ी, इससे पहले भी नहीं पड़ी, तो दिसंबर के एंड में, जैसे आपने बोला कि दिसंबर के एंड में जाकर ही सर्दी शुरू होती है और वो एक्सटेंडेड विंटर हो जाती है कभी कभी। तो पूरा ही जो सीजन है वो थोड़ा सा सरक रहा है और गर्मी जो वसंत ऋतु है वो पूरी तरह से एक तरह से समाप्त हो गई है। जैसे ही आप सर्दी से आते थे, फरवरी वगैरह में आप देखते थे कि बसंत ऋतु होती थी और उस समय सुहावना मौसम होता था, तो जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं सीधा आप गर्मी में आ जाते हैं, यानी कि जैसे ही आपका यानी कि रजाई और कंबल हटते हैं सीधा आप एसी और कूलर पर आ जाते हैं। हाँ। तो ये जो है मतलब कि कुछ सीजन है जो ख़त्म हो गए हैं और कुछ एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी हीट वेव ज़्यादा बढ़ गई है और कोल्ड वेव जो थी वो श्रिंक हो गई है। ये अब पेपर्स पे आ चुकी है ये चीज़ आप कह रहे हैं? ऑलमोस्ट आ चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर अभी क्या होता है कि इस तरह का जब कोई चेंज आता है तो कम से कम 10-12 साल का डेटा जब होता है तब उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर छपता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो ऑलरेडी हो गया है। इसको पेपर में आने में समय लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये सबको दिख रहा है और ये विजिबल है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पूरी तरह से विजिबल हो रहा है सब। मैं चाहूँगी सर आप मेरे व्यूवर्स को जो अभी आगे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो लोगों को जम्मू कश्मीर जाना है, वहाँ जाके माता वैष्णो देवी में मत्था टेकना है, फिर उसके बाद भाई दूज से कपाट बंद होते हैं केदारनाथ के, तो उस समय हम देखते हैं कि केदारनाथ में बहुत भीड़ रहती है, पहाड़ी इलाकों में बहुत भीड़ रहती है। तो वो लोग जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए आगे आने वाला महीना कितना अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है, मैं चाहती हूँ आप वो थोड़ा समझाएं, क्योंकि पूरा
जो पहाड़ी इलाका है हमने देखा है इस बार वहीं पर तबाही मची। वहीं पे ज़्यादा हो रही है। हाँ। देखिए अभी केदारनाथ है और वैष्णो देवी है, यानी कि आप कठुआ है और जम्मू वगैरह डिवीज़न है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी है और केदारनाथ जो अपर रीचेज़ में है वहाँ पर भी, क्योंकि ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड इस समय वैसे अक्टूबर में जाते जाते काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि अक्टूबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप कह सकते हो कि सितंबर के आखिर तक तो खतरा बना हुआ है और इस तरह के इंक्रीमेंट वेदर इवेंट होते रहेंगे। लेकिन अक्टूबर में आते आते थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, बारिश हल्की हो जाती है, तो उस समय लोग जा सकते हैं क्योंकि एंड होगा उस समय मेरे ख्याल से कपाट बंद होने वाले होते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, लेकिन जो इस समय का पैटर्न दिख रहा है कि वो सितंबर के बाद में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नवंबर के एंड में जाकर के इंटेंसिटी उनकी बढ़ती है। हालांकि अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तो जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगले 4 या 5 दिन का या 1 हफ्ते का जो फोरकास्ट है आजकल काफ़ी हद तक मतलब ठीक है। आप एकदम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्लाउड बस्ट होगा या हैवी रेन होगी, लेकिन ये आप बता सकते हो कि अगले 5-7 दिनों में हैवी रेन के चांस हैं या नहीं है। तो उस तरह से प्लानिंग की जा सकती है कि जब फोरकास्ट पर ध्यान रखें, स्काईमेट भी देती है, मौसम विभाग भी देता है, बाकी एजेंसी भी कई हैं जो देती है और काफ़ी रिलायबल है। मतलब लॉन्ग रेंज फोरकास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट रेंज फोरकास्ट 5-7 दिन का रिलायबल है, तो उसको देख करके आप प्लानिंग कर सकते हैं। हमने इसके पहले जब स्काईमेट के साथ पॉडकास्ट किया था सर, तो बहुत डिटेल में हमने ये समझा था कि केदारनाथ जैसे क्षेत्र में जो हेलीकॉप्टर सेवा अब शुरू हो गई है, हमने देखा इस बार क्रैश हुए, हाँ, और एक्सीडेंट हुए हैं, पायलट तक हमने खो दिया है। आप मुझे लगता है बहुत बेहतर ढंग से इसे समझा पाएंगे, आप खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं, कि उस रीजन के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाना और जो भी सुविधा दी जा रही है वो कितनी ख़तरनाक है, मौसम के लिहाज से भी, इंसानों के लिए भी। देखिए जो वहाँ पर सबसे बड़े जो मुश्किल ये है कि ये कॉमर्शलाइज हो गया है जितना भी ये ट्रैवल है। हेलीकॉप्टर का क्या है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय थोड़ा सा जो ट्रैवल एजेंसी है वो थोड़े से लालच में आ जाते हैं। मैंने देखा है, मैं भी गया था जब, कि हेलीकॉप्टर आता है, रोटर बंद नहीं करता, पैसेंजर उतरते हैं, दूसरे चढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर से वो जाता है, मतलब कि लगातार बिना नॉन स्टॉप वो पूरे दिन शॉट ही मारता है। तो उसका मतलब यह है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि जब ये हिली रीजन है यहाँ पर लो क्लाउड आ जाते हैं कभी कभी, या फॉग आ जाता है, जैसे कि अक्टूबर में बारिश शुरू हो जाती है, हल्की हल्की बारिश होती है, उस समय अगर लो क्लाउड है, लो क्लाउड का मतलब है कि जो स्टेटस क्लाउड होते हैं जो काफ़ी नीचे होते हैं, 200-300 फीट पे भी आ जाते हैं, 100 मीटर पे, 150 मीटर पे आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ग्राउंड विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए तो आपको मालूम है कि वो रनवे पे लैंड करेगा और उसमें इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग भी वो कर सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो विजुअल रेंज से ही चलता है, मतलब कि वो जो सामने दिख रहा है उसी से चलता है। अगर हिली रीजन है तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि लो क्लाउड के कारण आपको क्लिफ नहीं दिखती या जो टोपोग्राफी ढंग से नहीं दिखती, तो उस समय क्रैश होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि फोरकास्ट को इग्नोर करके, क्योंकि उनको जल्दी अपना जितना भी बुकिंग है उसको पूरी करनी होती है, तो वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, पायलट्स के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए भी। तो वैसे तो यह है कि जो आम पब्लिक है वो तो फोरकास्ट नहीं देख सकती, ना उनको पता है कि क्या इस समय इंक्लीमेंट वेदर है नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ खतरा ज़रूर हो जाता है जब ये थोड़ा सा वेदर चेंज होता है। आप ये कह रहे हैं सर कि हम 3-4 दिन पहले फिर भी थोड़ा सटीक मौसम बता देते हैं, इतना पहले से पूर्वानुमान मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूँगी मेरे व्यूवर्स बताएं कि आप तो जब कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे होते हो तो बहुत पहले से बुकिंग कर लेते हो। आप अपनी छुट्टियों के लिए 20 दिन पहले अप्लाई कर देते हो, तब आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे चाहे होटल है, हेलीकॉप्टर है, जितनी भी आपको वहाँ पे सुविधाएं चाहिए उसकी बुकिंग आप पहले कर देते हो। और फिर अगर उस समय चेतावनी जारी की भी जाती है सर, मैंने ये नोटिस किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से
अगर कहा भी जा रहा है कि जी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है या मौसम खराब रह सकता है, तो क्योंकि आपकी बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि आपको छुट्टी मिल गई है, वो फिर निरस्त कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब स्नोफॉल ज़्यादा हैवी होता है तो जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता है और कई ऐसे जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वो बंद हो जाती हैं या लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है वहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि हम हमेशा देखते थे कि जम्मू से श्रीनगर के बीच में गाड़ियाँ फंस गई, ट्रक फंस गए और जो भी रसद जा रही है वो सारी फंस गई। तो उसके बाद हमने कई बार ये अपने यूट्यूब वीडियो में और अपने जो ये होते हैं मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह में इसमें लिखा कि अगर पहले से ही वार्निंग है हैवी स्नोफॉल की या हैवी रेन की, तो पहले जम्मू में ही ट्रैफिक को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि लोग आगे जाके ना फंसे। और अगर इस तरह का इंक्रीमेंट वेदर की चेतावनी है तो आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का है कि अगले 2-3 दिनों में आपको मालूम है कि बादल फटने का प्रेडिक्शन मुश्किल होता है बताना, लेकिन उस तरह की मतलब हैवी रेन के चांसेस जब बन रहे हैं तो लैंडस्लाइड मडस्लाइड होता है और कभी कभी एवलांच हो जाता है जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका होता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब खास करके दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल देखने जाना चाहते हैं लोग, तो उस समय अगर इस तरह की वार्निंग है तो अगर उसको थोड़ा सा आपका जो बुकिंग हो गई है या जो भी है ट्रैवल प्लान्स हैं उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इतना रिस्क लेना अभी अच्छा नहीं है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाके इस समय सबसे ज़्यादा, आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा त्रासदी वहीं हो रही है। हाँ, मैं क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, क्यों पहाड़ी इलाकों में होता है, ये सब आपसे समझूं उसके पहले मुझे लगता है हम में से हर किसी के मन में एक चीज़ ज़रूर होगी इस बार धराली की तबाही देखने के बाद, कुल्लू की तबाही देखने के बाद, कि क्या दिल्ली में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, क्या जयपुर में भी बादल फट जाएगा, क्या जितने मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी तबाही आ जाएगी। देखिए, ये बादल फटना वही होता है कि एक इसकी डेफिनेशन ये है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो तो बादल फटना कहते हैं। मतलब हैवी डाउनपोर है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हो जाता है तो बादल फटना कहते हैं। तो अगर दिल्ली में भी होता है, ये जयपुर में भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, आपने देखा था पुणे में हुआ था। पुणे में लेकिन एक हिली रीजन था तो वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग हताहत हुए थे। हाँ। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि 15 तारीख की रात या 16 तारीख की मॉर्निंग में जो मुंबई में बारिश हुई है 11:30 से लेकर के 2:30 बजे के 3 घंटे के बीच में 135 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो ऑलमोस्ट वो बादल फटने जैसा ही है। लेकिन प्लेन एरिया में क्या होता है कि जब बादल फटता है या बहुत ज़्यादा हैवी डाउनपोर होता है, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में अगर 60-70 मिलीमीटर भी हो जाती है, यानी कि बादल फटने जैसी स्थिति नहीं होती, तब भी गुरुग्राम वगैरह आपने देखा था पूरा पानी पानी हो जाता है, वहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं, दिल्ली में फंस जाती हैं। तो प्लेन एरिया में क्या होता है कि वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, घरों में पानी आ जाएगा। जैसे प्रयागराज में अभी आपने देखा कि घरों में पानी घुस गया। हाँ। लेकिन लोगों की जान जाने की संभावना कम होती है क्योंकि परेशानी होगी लोगों को। लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसका उल्टा होता है कि जब बारिश हैवी होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, यानी बादल कहीं भी फट सकता है। हाँ। और उसका एक और कारण होता है कि बादल फटता क्यों है कि मतलब जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, यानी कि जो गरजने वाले बादल होते हैं, उसका बेस होता है 3000 फीट के आसपास और उसका टॉप चला जाता है कभी 50,000 फीट तक। तो 10, 12, 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई का अगर कोई बादल बन जाता है तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कॉलम ऑफ वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और हिली एरिया में वो कभी कभी ट्रैप हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। मतलब कि क्या होता है कि पहाड़ों के बीच में हवा इतनी तेज नहीं होती जो उसको ड्रैग करके दूर ले जाए। तो जितना भी पानी है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर जैसे आप देखें कि प्लेन एरिया में आप डॉपलर रडार से उसको फॉलो करें उस क्लाउड को, जो ठंडा क्लाउड होता है, आपने देखा हिसार से वो चला, मतलब हिसार में डेवलप हुआ और वो दिल्ली तक आया, बुलंदशहर तक आया। तो उसके बीच में वो 2 या 3 घंटे में जो उसने इतना ट्रैवल किया तो वो जितना पानी था उसके अंदर वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आया। तो कहीं 40 मिलीमीटर हुई, कहीं 50 मिलीमीटर हुई, कहीं 30 मिलीमीटर, इस तरह से बारिश होगी। वही अगर पहाड़ पे वो नहीं मूव कर पाया तो वो 150-200 मिलीमीटर जो बारिश है वो एक ही जगह पर 30-40 किलोमीटर के दायरे में हो जाती है, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ कि दिल्ली में भी बादल फट सकता है, जयपुर में भी फट सकता है, पटना में भी बादल फट सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी फट सकता है बादल, क्योंकि ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं ये मानसून में
कम बनते हैं, लेकिन पहाड़ों पे क्या है कि वो जो बादल हैं काफ़ी ऊंचे बन जाते हैं और वहाँ पर ये बादल फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये प्री मानसून जो सीज़न होता है उस समय जो होता है, आप कह सकते कि मई और जून में मानसून आने से पहले उस समय बादल फटने की संभावना रहती है। और जो हैवी डाउनपोर होता है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी इंडिया के किसी भी राज्य में या किसी भी ज़िले में हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी पहाड़ी इलाकों जी। में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उनमें किसी का भी प्रेडिक्शन क्या पहले से था? देखिए, क्लाउड बर्स्ट का प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप दिल्ली में डॉपलर रडार में आपने देखा कि हाँ ये बादल है और इसकी जो हाइट है यानी टॉप है वो काफ़ी ऊंचा है, और ये आप बता सकते हो कि हाँ ये बहुत हैवी रेन देगा, लेकिन ये बादल फटने वाली संभावना है या नहीं है ये बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये बता पाओ कि बादल फटेगा या नहीं फटेगा। अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि ये 100-150 मिलीमीटर की बारिश दे करके जाएगा, तो ऑलमोस्ट वही है कि बादल फटने जैसी संभावना है। तो वो आपको नाउकास्ट में ये डॉपलर रडार जो होता है वो उससे आप ये थंडर क्लाउड को ट्रैक कर सकते हो और बता सकते हो अगले 3-4 घंटों में किस इलाके में हैवी रेन होगी। लेकिन पहाड़ों में एक परेशानी ये है कि वहाँ पर जो डॉपलर रडार की डेंसिटी है वो कम है। अच्छा। उत्तराखंड में कम से कम 10 चाहिए, उतने ही 10 के आसपास हिमाचल में चाहिए, जबकि 3-3 रडार है डॉपलर रडार। और उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि एक अगर डॉपलर रडार आपने लगाया तो हिली टेरेन के कारण क्या होता है कि ये रडार किस तरह से काम करता है, जैसे नॉर्मल रडार करता है वैसे ही काम करता है। ये रेस को छोड़ता है और कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उससे वो टकरा करके वापस आती है और उसकी इमेज बन जाती है, तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर ये बादल है। और ये जो थंडर क्लाउड होते हैं इसमें जो आइस क्रिस्टल होते हैं या पानी की बूंदें होती हैं वो एक तरह से सॉलिड चीज़ है, उससे टकरा कर आता है, जब रेस वापस आती है तो उसकी इमेज बन जाती है। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये हैवी रेन हो सकती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है तो उसकी रेस जो है वो पहाड़ों से रुक जाती हैं, क्योंकि जगह जगह पर ऊंचे पहाड़ हैं। तो कम से कम शॉर्ट जो रेंज वाले 50 किलोमीटर की रेडियस वाले 10 या 12 रडार अगर लगते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी आप बता सकते हो कि हाँ इस जगह पर बारिश हो सकती है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बताना ज़रूरी है, ग्राम पंचायत या जो लोग बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इंक्लीमेंट वेदर हो सकता है, आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन क्योंकि रडार इतने नहीं है तो ये मुश्किल है। दोनों ही जगह 10 की ज़रूरत है और आप बता रहे हैं मात्र 3 है हमारे पास। 3 है और कभी कभी उसमें भी कोई रडार अंडर मेंटेनेंस है या काम नहीं कर रहा। अभी जब ये हुआ था, दराली का हुआ था, उस समय 1 या 2 कार काम कर रहे थे, एक नहीं कर रहा था। और अगर वो कर भी रहा होता तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि उस एरिया को उसने कवर किया हो। और अगर कवर कर भी रहा है तो जो आपका मीटेरोलॉजिस्ट है या जो भी साइंटिस्ट है वो देख रहा है उसको, लेकिन उसको उस इंफॉर्मेशन को विदिन 3 आवर्स या 4 आवर्स जब तक आपको मालूम है कि होने वाला है तो उसको आपको कम्युनिकेट भी करना है और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना है जो ग्राउंड लेवल पर करें। ये कम्युनिकेशन एक चैनल बनना बहुत ज़रूरी है कि आपने बता तो दी, आपको तो मालूम है कि मैंने देख लिया या स्काईमेट वालों ने देख लिया कि हाँ ये यहाँ पर बहुत हैवी रेन हो रही है, हमने आर्टिकल लिख दिया या वीडियो बना दिया तो वो तो जाएगा, समय लगेगा, तब तक तो काम हो चुका होगा। तो इसीलिए ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको देन एंड देयर अगर आप कम्युनिकेट करते हैं और वो फिर टूरिस्ट को या जो होटल्स हैं उनके मालिकों को कि भाई इस समय ये हो सकता है तो आप अपने गेस्ट्स को हटा दीजिए यहाँ से या ऊंची जगह पर ले जाइए, या जो गांव वहाँ पे बसे हुए हैं उन लोगों को उनके ग्राम पंचायत को बता दिया जाए कि हाँ अगले 2-3 घंटे में बहुत हैवी रेन के चांस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बचाव हो सकता है। लेकिन केदारनाथ की घटना के बाद तो फिर हमने क्या सीखा, हम कहाँ चेते? हमने कुछ नहीं सीखा। और केदारनाथ का थोड़ा सा उसमें चेंज था। ये तो था कि बारिश होगी। अभी जैसे धराली वाला था उसमें भी आप देखें तो एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने स्काईमेट ने हमने रेड अलर्ट सिचुएशन बताई थी कि रेड अलर्ट सिचुएशन है, पर ये रेड अलर्ट का मतलब है कि हैवी रेन के चांस हैं, लेकिन किस जगह होगा ये एक दिन पहले बताना मुश्किल है। तो वो नाउकास्ट में ही हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था उसके बाद भी हमने स्काईमेट ने प्रपोजल दिए थे कि इस तरह से रडार ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, लगा रही है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ है ये,
क्योंकि जब इतना खर्चा चीज़ों पे करते हैं तो ये 2-4 करोड़ में लग जाता है एक रडार, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसको आप लगा सकते हो तो उससे कम सेफ्टी हो जाएगी और लोगों को पहले पता लग जाएगा। तो उससे आप सही कह रहे हो कि उसके बाद से कोई मतलब ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये तो सिस्टम की खामी की बात हुई जी सर। हाँ। अगर इंसानी लेवल पे मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि केदारनाथ में भी हमने देखा था कि जो बसावट कर दी गई थी, कमर्शलाइज कर दिया गया था उस पूरे एरिया को, वो बहुत ज़्यादा था। धराली में भी हमने वही सिचुएशन देखी है। तो जितने होटल्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, वो अभी भी उसी रफ्तार से हो रहा है। और क्या यही सबसे बड़ी वजह या कुछ और भी है? यही वजह है, और एक तो क्लाइमेट चेंज का तो असर है। ये मतलब जो हमने जंगल काटना शुरू किया है, कंक्रीट जंगल बनाना शुरू कर दिया, यानी कि जो खेत खलियान ख़त्म कर दिए हैं, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा दी हैं, तो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो तो है ही। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है खास करके पहाड़ी इलाकों में, वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने धराली में देखा कि वो एक छोटा सा एक ट्रिब्यूटरी कह लो या एक नाला ऐसा था, नीचे गंगा में मिल रहा था, और पिछले 50 साल से कुछ नहीं हुआ था। तो लोग निश्चिंत थे कि हाँ, हमारे उनके जो वो पूर्वज होंगे, उन्होंने कभी भी वहाँ पे नहीं बसाया, वो 100-200 मीटर ऊपर जा कर के घर बनाते थे। अब क्योंकि आजकल के लोग हैं वो ट्रैवल चलना नहीं चाहते, या और उनको लगता है कि जब होटल वगैरह वाले देखते हैं कि हाँ, ये अगर आप बिल्कुल नदी के किनारे में बनाओगे तो टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, उनको ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा। हाँ। तो ये सब इग्नोर करके थोड़ा सा गवर्नमेंट को या जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना चाहिए, और इस तरह का एक मतलब कि कंस्ट्रक्शन जोन बनानी चाहिए, खास करके वाटर बॉडीज़ के आसपास। क्योंकि जब भी तेज़ बारिश होगी या जो होगी, तो वो जो पानी है वो अपना रास्ता लेगा, जो उसका सदियों से जहाँ से वो बह रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि पिछले कई सालों में, अगर 10-20 सालों में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है या उस इलाके में कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं और उस जगह पर मकान बना लेते हैं, और वही फिर वो आपदा का कारण बनता है, वहीं पर फिर वो नुकसान होता है। जैसे धराली में आपने देखा, हाँ। अभी भी बाकी जगह देखा आपने, किश्तवाड़ में हुआ है। किश्तवाड़ में तो चलो ऊपर से मतलब ये पहाड़ सरका था, लेकिन ये जो इस तरह की घटना है वो इसी कारण से ज़्यादा हो रही है, और इसी तबाही ज़्यादा हो रही है कि लोग गलत जगह पर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और मकान और होटल बना रहे हैं। हमने देखा है कि राजस्थान में बीते 4 सालों से लगातार बाढ़ आ रही है। जी हाँ। जबकि राजस्थान में ऐसा कभी होता नहीं था। तो क्या भारत में बैठा कोई भी शख्स, आपको कहीं से भी इस वक्त मेरा व्यूवर देख रहा है, वो ये मान के चले कि उसका घर जहाँ भी बना है वहाँ मौसम के चलते कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है क्या? जी हाँ, उसमें क्या है कि अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बारिश पहले नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और अभी भी वहाँ की मिट्टी इस मतलब इतनी बारिश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कि वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसमें क्लाइमेट चेंज का असर है, और जो मानसून का पैटर्न है वो भी बदल रहा है। पहले क्या होता था कि जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनते थे, वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, और वो उड़ीसा और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ जाते थे। तो आपने देखा होगा कि ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ज़्यादा बारिश होती थी और खुशहाली काफ़ी ज़्यादा थी, ग्रीन बेल्ट यहीं पर था, यानी कि सारे जो किसान खुशहाल इसी इलाके में थे। लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश कम हो रही है, पंजाब, हरियाणा में भी कम हो रही है। हालांकि पंजाब, हरियाणा में इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये अब जो पैटर्न है ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपका छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश होता हुआ राजस्थान और गुजरात तक पहुंचता है, और वहाँ पर हैवी रेन के चांसेस बन जाते हैं, तो वहाँ पर बाढ़ आ रही है। तो अब जो लोग पहले निश्चित थे कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। दिल्ली वगैरह में भी आपने देखा होगा कि यमुना जो है वो लाल किले तक पहुँच गई थी, यमुना बाजार तक पहुँच गई थी। हाँ। तो ऐसा आप निश्चिंत कहीं भी नहीं रह सकते कि हाँ यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा से आपको नुकसान नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो मानसून का पैटर्न बदल रहा है, मौसम का पैटर्न बदल रहा है, तो हर जगह आप मतलब पूरी तरह से सुरक्षित तो कहीं नहीं है। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल आपके हिसाब से कब होना शुरू हुआ था? क्योंकि आपने मतलब हम तो किताबें पढ़ते हैं सर, हमें तो कागज़ देख के पता चलता है, लेकिन आपका तो अपना खुद का अनुभव है। ये इतना पैटर्न चेंज हो जाना, ये कब से नोटिसेबल हुआ आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम 80s की बात करें, जब हम स्कूल में थे उस समय हम देखते थे कि 3-3, 4-4 दिन बारिश होती थी, और रिमझिम बारिश होती थी, हल्की बारिश होती थी, और वही बारिश जो मतलब कि 4 दिन में होती थी, उतना ही अमाउंट अब जो रेनफॉल का है वो 4 घंटे में हो जाता है। और अच्छा। इससे क्या होता है, ये हुआ है मतलब कि आप कह सकते हो कि 2000 के बाद से ही शुरू हुआ है इसी में आकर के। अगर 2000 इसके 7 में IPCC ने
ये रिपोर्ट जारी की थी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर इस पर देखने को मिलेगा। फिर 2009 में जो हमने ये पैनल बनाया, गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट ये पैनल बनाया, उसमें हमने ये रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने कि हाँ क्लाइमेट चेंज अब काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिला। तो आप कह सकते हो कि जो 2005-2006 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं और ये मतलब इंक्रीमेंट वेदर की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है। एक पहले ये धारणा थी लोगों के मन में कि हम पहाड़ी इलाकों के शहरों में अगर जाएंगे तो वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, हम मानसून के सीज़न में भी शिमला जा सकते हैं, धर्मशाला जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, ये जो शहरी इलाके पहाड़ के हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि वो भी बात झूठी साबित हो गई। वही है कि जो तलहटी में बसे हुए हैं जो भी ये शहर हैं वो एकदम बिल्कुल प्लेन एरिया में तो है नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने एक तो अनप्लान डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी और पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। जब जंगल कट रहे हैं तो जो मिट्टी है वो लूज होना शुरू हो गई और जब जैसे हैवी रेन होती है, 2-4 दिन बारिश हुई तो वो ज़मीन सैचुरेटेड हो जाती है, उसके बाद वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो जब ज़्यादा और बारिश होती है तो पहाड़ कटना शुरू हो जाते हैं और उनका असर वो नीचे जो बसावट है वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाता है। तो अब आप कह सकते हो पहाड़ी जो इलाके थे एकदम जो पहाड़ों पर जो चीज़ें बनी हुई थी वो तो असुरक्षित है ही, लेकिन अब आपने देखा धर्मशाला वगैरह में, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सारे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लैंडस्लाइड होता है तो होटल वगैरह सारे बहा करके वो ले जाता है। तो यही है कि अब ये जो इंक्रीमेंट वेदर इतना बढ़ रहा है और हमने जो अनप्लान डेवलपमेंट किया है उस सब का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा।